हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी है हेल्प करेगा। और साथ में आपको ये भी चेक करने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, अभी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना कि ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक तो थिंकर को जानना ज़रूरी होता है, साथ में आपको कई बार प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि थिंकर से रिलेटेड करके आप उसको सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन एक दो बार आप पढ़े रहोगे तो आप अच्छे से उसको कंफर्म करके हाँ नहीं इसी विचार का ये हो सकता है। जैसे देखो, ये कथन पढ़ोगे और मैंने अरस्तु पढ़ा रखा है, ठीक है, तो आप देखोगे कि अरस्तु का कैसे, देखो, अपने जन्म के साथ ही कुछ लोग पराधीन के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो ये किसके कथन है? ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु को भी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, आप चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके है। तो उसमें मैंने सारे यूजीसी नेट में जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो सारा मैंने कवर कराया है। आगे है, एक मिनट थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती ताकि आपको क्लियर थोड़ा दिखे। और हाँ, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? ठीक है, नहीं जुड़ा है। देखो, मैटलैंड, क्रेब, हीगल, दुर्खिम, ठीक है। तो इसमें हीगल नहीं जुड़े हैं, मैटलैंड भी जुड़े हैं, क्रेब तो है ही, दुर्खिम, ये तीनों हैं। तो आपको इसमें दो आंसर मिल गए, एक तो नहीं है वो भी, और क्या कौन कौन है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। आगे है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है। तो सामाजिक समझौता को जो सिद्धांत है किस पे आधारित है? राष्ट्रवाद पे, संविधानवाद से, व्यक्तिवाद से या समाजवाद से? तो ऑब्वियसली व्यक्तिवाद से, क्योंकि व्यक्ति ही समझौता करते हैं, समाज थोड़ी समझौता करता है, तो व्यक्तिवाद पर है। आगे है, कानून संप्रभुता का आदेश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है और कई बार मल्टीपल बार आया हुआ कोटेशन है, संप्रभुता टॉपिक। और हाँ, संप्रभुता से रिलेटेड मैंने 125 प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है उसे तो प्लीज़ उसे भी देख लेना। और अब मैं टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू लेके आऊँगी, ताकि आप, अब यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आऊँगी तो आप एक दिन पहले ही मैं बता दूंगी कि मैं इस टॉपिक से एमसीक्यू लाऊंगी, तो उसको आप पहले से पढ़ के रखना। फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप खुद से देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब एमसीक्यू में कराऊंगी, एक दिन पहले ही आपको बता दूं कि कल मैं इस टॉपिक पे एमसीक्यू लेके आऊँगी। ये इसमें तो पूरे पार्ट से है, इसमें तो जितने भी सब यूनिट है पॉलिटिकल साइंस से सारे से हैं। तो ये किसका कथन है? ये कई बार मैंने ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ ये वाला कथन, तो ऑस्टिन का कथन है। आगे, निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? तो खोखली स्वतंत्रता क्या? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी हीगल और ऑप्शन डी ग्रीन। तो जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक कहा जाता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? ये काफ़ी फेमस कोटेशन है और इसमें कई सारी लाइनें, अवतरण है, पद चिन्ह है, कुछ कुछ ऐसे कैसे वर्ड दे देगा, ठीक है। तो ये है हीगल का कोटेशन। निम्नलिखित में से किस विचारक ने संप्रभुता को सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है? तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी है हॉब्स, ऑप्शन डी है बोंदा। तो इसमें बोंदा ने संप्रभु को सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है, ठीक है। आगे है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, ठीक है। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। तो ये किसका है कथन? ऑप्शन ए है टीएच ग्रीन, हीगल, लॉक और हॉब्स। तो ये जो लाइन है, स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, ये है लॉक का कथन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है, तो इसमें 3 बुक होगी जो मैकियावेली ने लिखा होगा। तो ये 3 बुक आपको पता चल जाएगा कि ये मैकियावेली लिखा, और ये क्या, देखो, प्रिंस मैकियावेली के, दिस कोर्सेस मैकियावेली के, द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की है,
आर्ट और वार एक और थिंकर की सांग सुंग की भी है, और बेहेमोथ ये उनकी नहीं है। ये आपको पता चल रहा होगा अगर आपने मैकियावेली कभी पढ़ा होगा, तो ये सब तो इनकी फेमस बुक है, ये तीनों जो है। आगे है, प्लेटो का असली नाम क्या था। जब आप मेरी वीडियो देखोगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो मैंने उनका पूरा डिटेल बताया है, तो उसमें अगर आपको क्लास किए रहते तो आपको पता होता है। एरिस्टोक्लिस, एस्टिनो, एंटीफोन, एंडी एंडी मैंटस। तो इनका जो नाम था एरिस्टोक्लिस नाम था उनका, जो नाम था। प्लेटो उनके गुरु सुकरात ने उनकी कद काठी को देख के उनका नाम दिया था, ठीक है। बड़े गठीले शरीर के थे प्लेटो, तो इसलिए उनका नाम वो प्लेटो उनके गुरु जो है सुकरात, उन्होंने दिया था। राज्य व्यक्ति से पहले है, ठीक है। ये देखो, अब इस लाइन को 2-3 लाइन में, पूर्वगामी है, पहले है, तो ये हो जाएगा आपका अरस्तु का कथन। और यही कथन आ जाएगा, राज्य जो है व्यक्ति का बृहत रूप है, तो वो आपका प्लेटो का हो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों जो जो मिलता रहेगा वो मैं आपको अभी क्वेश्चन के साथ ही बताते जाऊंगी, थोड़ा सा बता दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन, किसी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता प्लेटो और अरस्तु में। जैसे अगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति, तो अगमनात्मक अगर पद्धति आए, मैंने तो ऐसे याद किया, अ से अगमनात्मक, अ से अरस्तु, और प्लेटो का फिर बचता निगमनात्मक, ठीक है। वो भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी में से एक है। तो देखो, मार्क्स, रूसो, जेएस मिल और लॉक। तो जेएस मिल है, जेएस मिल ना उन भारित मतों के पक्षधर थे कि जो पढ़े लिखे हैं, जो सभ्य गण्य, उनको उनके मतों का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के ये विरोधी थे, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। तो गांधी, बैकुनिन, हीगल और सेंट साइमन। तो ठीक है, अब गांधी जी तो होंगे नहीं, गांधी जी तो अराजकतावादी, तो वो राज्य को उतना महत्व देते थे नहीं। बैकुनिन ने भी, सेंट साइमन भी नहीं। ये हीगल जो आदर्शवादी हैं वो राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन, ठीक है। तो ये हीगल हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक पावर एलिट, द पावर एलिट नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है सी राइट मिल्स ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई है। तो संवैधानिक सरकार की जो अवधारणा है सबसे पहले प्लेटो के द्वारा दी गई, अरस्तु के द्वारा, बोंदा के द्वारा, मैकियावेली। तो सबसे पहले जो है ना अरस्तु के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इनको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी जन्मदाता या मतलब स्टार्टिंग करने वाला बोला जाता। क्यों बोला जाता? क्योंकि उन्होंने 158 संविधान जो विभिन्न देशों में उस समय जिस तरीके से चल रहा था, मतलब शासन हो रहा था, तो उसका अध्ययन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था। तो 158 संविधानों का। निम्नलिखित में से किस एक को उदारवादी विचारक नहीं माना जाता। देखो, उदारवादी किससे नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है मिल। तो इसमें लेनिन को नहीं माना जाएगा, है ना। लेनिन को क्यों माना जाएगा? ये तो मार्क्सवादी विचारधारा से थे, ठीक है। आप ऐसे ही, बाकी आपको आता नहीं आता तो समझ में आता है, लेकिन आप लेनिन समझ जाओ, मतलब लेनिन का नाम देखते ही आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो। देखो फ्रेंड्स, हमेशा स्मार्ट स्टडी करो। ये नहीं कि मुझे नहीं आता रही, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें तो पढ़ी होती है ना, तो उसको हम, अब देखो हर क्वेश्चन आप एग्जाम में जाओगे तो हर क्वेश्चन आप किए हुए नहीं रहोगे, लेकिन जो चीज़ आप जानते हो उसको उसमें जैसे कोरिलेट करके हम लेके आते हैं, ठीक है, आंसर। और हर आंसर तो नहीं आ सकता, लेकिन इसीलिए बोलते जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको कम से कम ना समझ में आएगी। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता। जैसे बहुत बार आप पढ़ोगे आंसर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी जैसे अगर थिंकर उसमें ऑप्शन है तो थिंकर के बारे में आपको जानते हो, चाहे कोई विचारधारा है ऑप्शन में तो उस विचारधारा के बारे में जानते हो, और वो लाइन दिया हुआ तो आपको लग नहीं ये लाइन तो उस विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, तो फिर आप उस तरीके का ऑप्शन कर सकते हो। 17 क्वेश्चन, जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है। उदारवाद का विपरीत, ठीक है। तो कौन सा है दर्शन जो उदारवाद से बिल्कुल विपरीत है? तो देखो, व्यक्तिवाद,
इसी का बात का रूप है, ठीक है। ये पूंजीवाद, पूंजीवाद में भी क्या जो फ्री छोड़ दो, ठीक है। फांसीवाद मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद है जो इसका बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उदारवाद क्या होता है, सबको स्वतंत्र छोड़ दो, राज्य एक प्रहरी राज्य रहेगा और सब मतलब अपने, और मार्क्सवाद में क्या बोलता है, सर्व मतलब जो पूंजीवादी है उन्हीं के हाथ में सत्ता होती है, तो सबके सबके हाथों में दे दो सत्ता। तो इससे जो एकदम विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क्सवाद, ठीक है। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको मार्क्सवाद इसमें होगा आंसर। राज्य एक आवश्यक बुराई, ये विचारधारा, ये लाइन तो आपने कई बार पढ़ा होगा स्कूल, मतलब हमको लगता है ये तो व्यक्तिवाद वाला 11th में भी है ना ये टॉपिक। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवादियों से, ठीक, आवश्यक बुराई। निम्नलिखित में किसने पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग, एक मिनट, सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? ये भी कई बार एग्जाम, रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अधिकार का न्याय कानून सिद्धांत में से किस एक विचार से जुड़ा है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है ना। तो लॉक, ऑस्टिन, बेंथम और ग्रोसियस। तो बेंथम है, क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से क्या, अधिकार का न्याय और कानून सिद्धांत था, तो वो हो जाएंगे आपके बेंथम, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे है, अपने सभी नागरिकों को रहने के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा जुड़ी है, ठीक है। तो है समाजवादियों से, जन कल्याणकारी राज्यों से, आदर्शवादियों से और व्यक्तिवादियों से। तो ये 21 का हो जाएगा आपका, ये जन कल्याणकारी राज्यों से या कल्याणकारी राज्य बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधीवादियों के अहिंसा संबंधी विचारों के संदर्भ में सही है? ठीक है, अहिंसा संबंधी विचारों के मामले में सही है। यह कमजोरों का हथियार है, बिल्कुल नहीं। ये धार्मिक लोगों का हथियार, बिल्कुल नहीं। ये हथियार विहीन लोगों का हथियार, बिल्कुल नहीं। ये ताकतवर का, अब देखो, अब इसको तो आप एलिमिनेट करके खुद ही ला सकते थे ना, ये तो ऑप्शन सिर्फ पढ़ने की देरी थी। आगे निम्नलिखित तो कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से जुड़ा नहीं है? देखो आजकल भी ना बहुत नकारात्मक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, नहीं करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नहीं जो है वो है ऑक्सफोर्ड, ठीक है। बाकी ये सब है लास्की, बार्कर और जॉन रॉल्स। आगे, स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है और वह समानता में निहित है, ठीक है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्च श्रृंखला में बदल सकती है। यह कथन किसका है? काफ़ी अच्छा कोटेशन, ये पोलार्ड का कोटेशन है, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस कोटेशन को बोलती हूँ, देखो, स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है, ठीक है, और वह समानता में निहित है, ठीक है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्छृंखलता में बदल सकती है, ठीक है, पोलार्ड। आगे निम्नलिखित कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और टेलीविज़न, ठीक है। तो इसमें न्यायपालिका का, इसमें क्या है, जनमत के लिए न्यायपालिका थोड़ी, देखो टेली प्रेस पे हम विज्ञापन डालते हैं, राजनीतिक दल भी आके जनमत लेने के लिए बात मतलब वो करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो भी जनमत का अभिकरण है। टेलीविज़न और रेडियो ऑलरेडी है ही, तो न्यायपालिका का इससे क्या संबंध है? आगे है, प्रजातंत्र शासन का तरीका नहीं है, चाहे बहुमत के द्वारा हो या अन्यथा, बल्कि यह मूलतः इस बात के निर्धारण का तरीका है कि कौन शासन करेगा और उसके उद्देश्य क्या होंगे। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है क्या है? ऑप्शन ए मैकाइबर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी जेफरसन, ऑप्शन डी ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस का है, क्या है, एक बार फिर से मैं कुछ पढ़ती हूँ। प्रजातंत्र शासन का तरीका नहीं है, चाहे बहुमत के द्वारा हो अन्यथा, बल्कि यह मूलतः इस बात के निर्धारण का तरीका है कि कौन शासन करेगा और उसके उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का विचार दिया है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है लॉर्ड ब्राइस। तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अगला, दबाव समूह के तीसरे सदन दबाव समूह के तीसरे सदन की संज्ञा किसने दी है? ठीक है,
तो ये है 28 क्वेश्चन ना, 28 क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनर। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, आणविक समाज की अवधारणा किसके विचारों में पाई जाती है? तो प्लेटो, हॉब्स। एक मिनट, मैं इसका वो ऑप्शन देख लेती हूँ बुक में, एक मिनट रुक जाओ। किस क्वेश्चन नंबर क्या, 29 है ना, 29 में है, देखो, आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपका प्लेटो, हॉब्स, दो दिख रहा है, बाकी है आपका रूसो और हीगल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, हॉब्स। ठीक है, इधर हो गया हमारा, नहीं इधर हमें करना है ना, 29 हो गया। अब हमारा इधर आ जाएगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है, सबसे पहले राज्य के ऑर्गेनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो सबसे पहले ये बृहद रूप है, एक लाइन है ना प्लेटो की, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यानी ऑर्गेनिक थ्योरी जैसे अंग होते हैं वैसे ही राज्य भी है। ठीक है, व्यक्ति का तो सबसे पहले दिए थे। ठीक है, इस लाइन से आप इस आंसर को ला सकते थे। आगे है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के सिद्धांत का निचोड़ है। बहुत अच्छा कोटेशन है। क्या है कोटेशन? फिर से मैं एक बार कोटेशन को मैं एक बार दो बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के सिद्धांत का निचोड़ है, ये लेनिन की का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और हो जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? ठीक है, तो अब कार्ल मार्क्स की बुक, कार्ल मार्क्स को भी मैंने अच्छे से पढ़ाया, साथ में मैंने मार्क्सवाद से रिलेटेड एमसीक्यू भी करा रखी है। देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमें पता है इनका, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स ये भी है, सिविल वॉर इन फ्रांस ये भी है, व्हाट इज टू बी डन ये इनकी बुक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी, सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में, एक मिनट, के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो, विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर राजनीतिक और सिविल सेवकों के भी संबंधों के आधार पर लिखित और लिखित नहीं दुष्प्रचार, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए है ना। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अध्यक्षात्मक में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? अनामता, अनामिता मतलब ये टूटे ना। ठीक है, तटस्थता, किसी से नहीं, टेक्नोक्रेटिक गुण और लाल फीतासा, ये नहीं होनी चाहिए ना, ये है लेकिन ये होनी नहीं चाहिए वाला, ऑप्शन सी। आगे है, यह कथन किसका है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करता है? तो ये है आपका रैमजो म्योर का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन एक एकात्मक व्यवस्था वाली सरकार नहीं है? स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ये जर्मनी। जर्मनी नहीं है एकात्मक। ठीक, आगे है, एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है। ठीक है, 38 का ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाओ, इधर साइड होगा ना, हाँ है ना इधर, नहीं ये नहीं है ना इसका, एक मिनट रुको, 38 का, एक मिनट, ये पीडीएफ थोड़ा सही नहीं है, एक मिनट मैं बुक से देख के आपको बता सकती हूँ। 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन आपका बोलता है, एक आधुनिक राज्य के बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है,
ऑप्शन है आपका लॉर्ड ब्राइस, याद रखना, डाइसी, जेलिनेक और मतलब जीबी शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा जेलिनेक। जेलिनेक क्या बोलते हैं, एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य हो जाएगा। काफी अच्छा कोटेशन ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर चलते हैं 39। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले दिया गया है। तो सरकार का जो व्यवस्थीकरण है सबसे पहले अरस्तु के द्वारा ही दिया गया, उन्होंने सब जगह का किया और फिर व्यवस्थित हुई किया क्या। देखो ये एकदम आदर्शवादी थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा मतलब क्यों है, मतलब ऐसा मतलब यथार्थवादी थे, कहने का मतलब है। निम्नलिखित में कौन एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पताल को चलाना, अखबारों का प्रबंध करना, चुनाव लड़ने उम्मीदवारों की सहायता करना। तो ये तो उम्मीदवारों की सहायता करना, बाकी जब वो बन जाते, कार्यपालिका बन जाते हैं, तब बाकी काम करते हैं। ठीक है, किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर कहते हैं। तो कानून का शासन बोलो या उसी को इस वर्ड में पूछ देगा विधि का शासन, तो इंग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद ने किया। आगे, गांधी जी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु माना है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को माना। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रही हूँ। निम्नलिखित किसे भारत का ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। तो ये हम दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो नीला हेलमेट संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए अच्छा क्वेश्चन है आईआर का। आगे है, भारत के दुखों एवं गलतियों का स्वशासन ही एकमात्र हल है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस कोटेशन को बोलती हूँ, क्या है, भारत के दुखों एवं गलतियों का स्वशासन का ही एकमात्र हल है। तो ये हमें बोले थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी। इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं। तो इंडिया टुडे के जो लेखक हैं वो है रजनी पाम दत्त। ऑप्शन बी। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना नहीं है। यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारे हैं बट जो है कि जैसे तो कुछ कुछ होते हैं वन लाइनर वाले, वो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कोटेशन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं उसको आपको पॉइंट आउट करते जाती हूँ। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से जुड़ा नहीं है। देखो अभी भी ना नकारात्मक वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। क्या नाम है, 49 इधर होगा, 49 का ऑप्शन सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और फिर है विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो ये डी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय थे जेबी कृपलानी। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज मैंने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं, जिससे आपकी तैयारी में मैं थोड़ी तो हेल्प कर पाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।